देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र। नमस्कार, मैं हूं सुरभि सुमन और आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की। हालांकि जैसा माहौल है पूरे देश में और पूरे विश्व में, ये कहना मुश्किल है कि चुनाव अपने निर्धारित समय से ही होगी, लेकिन फिर भी इससे पहले कि हम बिहार विधानसभा चुनाव के राजनीतिक विश्लेषण को शुरू करें, ग्राउंड पे जो कुछ चल रहा है वो आप तक पहुंचाना शुरू करें, इससे पहले मैं चाहती हूं कि आप में से जो लोग बिहार से नहीं हैं या बिहार से हैं भी लेकिन बिहार की राजनीति को नहीं समझते हैं, बिहार के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, आज का ये वीडियो उनके लिए है। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा बिहार के बारे में और उसके बाद हम बिहार विधानसभा चुनाव का विश्लेषण शुरू करेंगे। ग्राउंड से जो भी जानकारी हमें प्राप्त होगी उसका विश्लेषण करके हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सबके लिए बिहार को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। बंगाल विभाजन के बाद बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 में। 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके बिहार को स्थापित किया गया था और यही कारण है कि 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में बिहार में मनाया जाता है। अब रही बात बिहार के नामकरण की, बिहार नाम का पदभाव संभवतः बौद्ध बिहारों के बिहार शब्द से हुआ होगा। बिहार उत्तर में नेपाल से अपना सीमा साझा करता है और दक्षिण और पूर्व में बिहार पश्चिम बंगाल और पश्चिम उत्तर प्रदेश से अपना सीमा साझा करता है। अब चलिए हम थोड़ा सा जान लेते हैं बिहार के इतिहास के बारे में। देखिए, बिहार का जो आधुनिक इतिहास है वो 1957 के प्रथम सिपाही विद्रोह से शुरू होता है, जिसमें बिहार के कुंवर सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1935 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। बिहार का एक और विभाजन सन 2000 में लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में हुआ, जब बिहार और झारखंड को अलग कर दिया गया। विश्व के सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में से कई यूनिवर्सिटीज़ बिहार में उपस्थित हैं, तो आइए मैं आपको बिहार के कुछ प्रमुख यूनिवर्सिटीज़ के नाम बता देती हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उदंतीपुरी विश्वविद्यालय बिहार के प्राचीन एवं गौरवशाली शिक्षा के केंद्र हैं और नालंदा विश्वविद्यालय को दोबारा से 2 साल पहले शुरू किया गया था, जिसमें क्लासरूम प्रोग्राम नहीं, सिर्फ ओपन लर्निंग प्रोग्राम को शुरू किया गया है, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल सभी तरह की भाषाओं की पढ़ाई होती है, सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है और इसमें हर जगह से स्टूडेंट्स नामांकन के लिए आते हैं। अब चलिए मैं आपको बिहार का प्रशासनिक ढांचा समझा देती हूँ। बिहार को 9 प्रमंडल, 38 जिला, 101 अनुमंडल, 534 प्रखंड, 8741 पंचायत और 45,103 गाँवों में बांटा गया है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि बिहार का जो रोल है वो इतिहास में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है और यही कारण है कि प्राचीन धर्म ग्रंथों में बिहार के कई जगहों का उल्लेख किया गया है और दक्षिणी एशिया के देशों में भी बिहार की ख्याति है। इसका कारण है विदेशी छात्रों का बिहार में आवागमन और बिहार बौद्ध धर्म के प्रचार का भी केंद्र रहा है और बिहार के प्राचीन स्थानों में से है पाटलिपुत्र, वैशाली, बोधगया, पावापुरी, राजगीर, नालंदा, अंग प्रदेश आदि। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम बिहारी थे जो भारत का प्रेसिडेंट बना। इनका जन्म 1884 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1963 में हुई थी। इनका कार्यकाल 1950 से 1962 तक चला। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर कृष्ण और इनका जन्म 1887 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1961 में हुई। इन्होंने अपनी पढ़ाई पटना व कलकत्ता विश्वविद्यालय से की थी और ये मृत्यु के वर्ष तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, यानी कि 1961 तक इनका कार्यकाल बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर चला। अब चलिए थोड़ा सा हम बिहार के मुख्य उद्योग के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो बिहार के 77% से ऊपर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर को ही अपना मुख्य व्यवसाय बनाकर जीती है। तो चलिए मैं आपको बिहार के मुख्य उद्योग के बारे में बता देती हूँ। आज़ाद भारत का प्रथम रिफाइनरी बरौनी में इस्टेब्लिश किया गया। आज़ाद भारत का प्रथम खाद कारखाना सिंदरी और बरौनी में इस्टेब्लिश हुआ। एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कारखाना HEC हटिया में इस्टेब्लिश हुआ। देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट बोकारो में था, जो कि अब 2000 के बाद से झारखंड का पार्ट है। फोर्ड फाउंडेशन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री एपेलवी ने अपनी रिपोर्ट में बिहार को देश का सबसे बेहतर शासित प्रदेश बताया था और उन्होंने ये बताया था कि बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो देश में दूसरी सबसे बेहतर
अर्थव्यवस्था है। जब हम बिहार का राजनीतिक विश्लेषण शुरू करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि उस अर्थव्यवस्था का अब क्या हाल है और उस अर्थव्यवस्था को अब किसकी ज़रूरत है। भारत के प्रमुख जूट उत्पादक राज्यों में से बिहार एक था और इसका जो केंद्र है वो पूर्णिया और कटिहार था। आपको मैं कुछ ऐसे ऐतिहासिक नाम बताती हूँ जो बिहारी होने के साथ साथ बिहार के राजनीतिक हिस्ट्री में और भारत के राजनीतिक हिस्ट्री में एक मुख्य नाम के तौर पर दर्ज हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था। 17 फरवरी 1988 को इनकी मृत्यु हो गई। वे 2 बार मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री भी रहे। साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन में वह जेल भी गए थे। दूसरा नाम है ललित नारायण मिश्रा। जो लोग बिहार से हैं वो इस नाम को बहुत अच्छे से जानते होंगे। मुजफ्फरपुर में ललित नारायण मिश्रा के नाम पर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी है जिसको ललित नारायण मिश्रा ने बनवाया था। केंद्र में रेल मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इनके शासनकाल में बिहार को कई रेल परियोजना एवं मैनेजमेंट कॉलेज एवं विकास के अवसर मिले और इनको समस्तीपुर रेलखंड के उद्घाटन में बम विस्फोट करके उड़ा दिया गया। तीसरा नाम है जगन्नाथ मिश्रा। जगन्नाथ मिश्रा 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 2013 में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इन्हें 44 अन्य लोगों के साथ चारा घोटाले मामले में दोषी करार दे दिया था। इसके लिए इनको 4 साल का कारावास और एक जुर्माने की राशि भी भुगतान के तौर पर देनी पड़ी थी। अब एक ऐसा ऐतिहासिक नाम जिसने बिहार समेत पूरे भारत को बड़े बड़े प्रमुख नेता दिए हैं। यह मैं बात कर रही हूँ उस आंदोलन की जिस आंदोलन से ये सारे नेता निकले हैं। उस आंदोलन का नाम है जेपी आंदोलन और मैं जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी नारायण की बात कर रही हूँ, जिनको लोकनायक जेपी नारायण भी कहा जाता है और पटना एयरपोर्ट इन्हीं के नाम पर सिंबलाइज किया गया है। जयप्रकाश नारायण स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक नायाब राजनेता थे। इन्होंने समाज सेवा को धर्म के रूप में लिया। इन्होंने 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व भी किया। उन्होंने संपूर्ण क्रांति आंदोलन भी चलाया और इनको 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि दी गई। साथ ही 1965 में इनको मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला नाम है सत्येंद्र नारायण सिंह। सत्येंद्र नारायण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये 7 बार सांसद रह चुके हैं। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समिति में एशिया का प्रतिनिधित्व भी इन्होंने किया। वे स्वतंत्रता सेनानी भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, सांसद, शिक्षा मंत्री और साथ ही जेपी आंदोलन का स्तंभ भी इनको माना जाता है। अब अगला नाम है बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम ने भारत के राजनीतिक इतिहास को एक अहम योगदान दिया। साथ ही ये भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री भी थे और इन्होंने समाज सेवा में भी अपना योगदान दिया। अब नाम आता है लालू प्रसाद यादव का। आप में से बहुत से लोग जो बिहार से हैं या नहीं भी हैं, इनका नाम तो सब जानते होंगे क्योंकि लालू प्रसाद यादव एक ऐसा नाम है बिहार के राजनीतिक इतिहास में जिसको दशकों तक कोई कभी भी नहीं भूलेगा। लालू प्रसाद यादव को सामाजिक न्याय का नेता मानते हुए बिहार के मुख्यमंत्री पद पर 2 बार चुना गया, लेकिन चारे घोटाले में इनके सारे सामाजिक न्याय की पोल पट्टी खुल गई। और ये मैं आपको बता देती हूँ कि लालू प्रसाद यादव को 2013 में 5 सालों के लिए जेल जाना पड़ा। साथ ही 25 लाख रुपए की जो जुर्माना की राशि थी वो भी भुगतान करनी पड़ी इनको। और लालू प्रसाद यादव पूरे भारत में अपनी भाषा को लेकर प्रसिद्ध हैं। ये जो जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह से ये बात करते हैं, इनको लोग दूर दूर से सुनने आते हैं और इनकी जो रोचक भाषा का प्रयोग है ये पूरे भारत में प्रसिद्ध है। अब बिहार के राजनीति में एक ऐसा नाम जिनका सिक्का उनके जीते जी तो चला ही, लेकिन उनके मरणोपरांत भी उनका सिक्का बोलता है। बिहार के हर गली हर शहर में इनका नाम आज भी जीवित है। मैं बात कर रही हूँ श्री रघुनाथ पांडे की। श्री रघुनाथ पांडे जी के द्वारा उत्तर बिहार में रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया। साथ ही बिहार में जो यातायात की सुविधा थी उसको सुधारा गया। साथ ही बिहार के विकास पे इनका बहुत ही बड़ा योगदान है, जैसे कि शिक्षा, मेडिकल कॉलेज आदि।
इनके लिए ये कहा जा सकता है कि बड़ा नाम और बड़ा काम इन्होंने किया। जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम था। श्री रघुनाथ पांडे जी दूरदर्शी थे और विकास के लिए विशेष रूप से जागरूक थे। ये कई बार विधायक भी रहे और मंत्री पद पर भी रहे। आज श्री रघुनाथ पांडे जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका काम, जैसा कि मैंने कहा कि बिहार के हर गली हर शहर में उनका नाम आज भी जीवित है और दशकों तक जीवित रहेगा। अब एक ऐसा नाम जो किसी पार्टी या दल के परिचय के मोहताज नहीं है, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह की, जिनको बिहार में बरहम बाबा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ये वो नेता हैं जिनको आप ये मान सकते हैं कि बिहार के जमीनी नेताओं में से एक हैं और इनका जो जनता से जुड़ाव है, जो ये कह सकते हैं कि जनता के दिल में ये बसते हैं। इनका नाम लेने से जनता खुश हो जाती है और जब जहाँ पर ये खड़े होते हैं वहाँ पर सारी पार्टियों और दल की लड़ाई खत्म हो जाती है। इनके नाम पर इनको वोट मिलता है, इनका जो व्यवहार है अपनी जनता के लिए उस पर इनको वोट मिलता है। नाम ही काफ़ी है जनता के बीच में। ये इतने प्रसिद्ध हैं। साथ ही मैं आपको बता देती हूँ कि ये बिहार यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के HOD के पद से रिटायर हैं और ये इनका जो जुड़ाव है जनता से वो अतुल्य है। और इनकी जो जनता है वो एक वर्ग विशेष की ही जनता है जिन पर इनका विश्वास है और इन पर जिनका विश्वास है। साथ ही मैं आपको बता देती हूँ कि ये बेदाग चरित्र के आदमी हैं और इन पर किसी तरह की कोई भ्रष्टाचार या किसी तरह का कोई आरोप नहीं है। बिहार के प्रसिद्ध नेताओं में से एक रामविलास पासवान भी हैं, जो कि अपने सुविधा के हिसाब से अलग अलग सरकारों में अलग अलग समय पर मंत्री के पद पर रहे हैं। और ये बिहार में ये मान्यता है कि जैसे वेदर फोरकास्ट हो जाता है पहले ही, वैसे ये राजनीतिक फोरकास्ट कर लेते हैं पहले ही। और जो जीतने वाली पार्टी होती है, रामविलास पासवान उन्हीं के साथ होते हैं। या फिर आप ये मान लीजिए कि जिस दल के साथ रामविलास पासवान खड़े हैं वही दल जीतेगा। तो यही इसीलिए ये प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनकी जो राजनीतिक समझ है वो बड़ी गहरी है और ये भी JP आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। अब अंत में बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री, जी हाँ, सुशासन बाबू नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री का पद धारण किए 15 साल हो गए हैं और इन 15 सालों में बिहार की जनता को उन्होंने बहुत कुछ दिया भी है और बहुत कुछ बिहार की जनता से ले भी लिया है। हालांकि ये दाग चरित्र के इंसान हैं, इन पर किसी तरह की किसी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। साथ ही जब ये आए थे तब इन्होंने जागरूकता पर बहुत ज़्यादा काम किया। इनका विशेष ध्यान रहा कि जिन लोगों तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, खासकर बच्चियों की शिक्षा पर इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। इन्होंने सारे सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं भी ठीक करवा दी। इन्होंने बिहार की जो सड़क की सबसे बड़ी जो समस्या थी बिहार में कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो इन्होंने सड़कें बनवा दी। अब साथ ही बिजली की समस्या, बिहार में सबसे बड़ी समस्या जब हम लोग बच्चे थे तो बिजली और सड़क की ही थी, जिसको इन्होंने ठीक करवा दिया है। सरकारी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया है इनके शासनकाल में और बच्चियों को बहुत तरह की अनेकों तरह की स्कॉलरशिप इन्होंने दिलवाई है, जैसे कि साइकिल और 10th पास करने पर और 12th पास करने पर, साथ ही ग्रेजुएट होने पर एक इनामी राशि के तौर पर ये छात्रवृत्ति देते हैं बच्चियों को, ताकि वो अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। तो काफ़ी उपलब्धि रही है इनके टर्म में। इनके बिहार को इन्होंने काफ़ी कुछ दिया है। नीतीश कुमार कभी भी स्थायी रूप से सरकार में नहीं रहे। इन 15 सालों में उन्होंने काफ़ी रंग बदले हैं। अब ये जो भावी चुनाव है इसमें देखा जाएगा कि नीतीश कुमार के 15 साल के शासनकाल का क्या नतीजा निकल कर आने वाला है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार से जनता कितनी खुश है और कितनी नाराज़ है। हालांकि उपलब्धि तो है उनकी, लेकिन काफ़ी गलतियां भी उन्होंने की हैं, जैसे कि उन्होंने काफ़ी उथल पुथल भी की बीच में सरकारों को लेकर। जीतन राम मांझी का मामला हो या फिर लालू प्रसाद के साथ जाने से लेकर दोबारा फिर भाजपा के साथ जुड़ने तक का, तो हम ये सारी बातें करेंगे अगले वीडियो में। अगर आप बिहार विधानसभा से जुड़ी जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं, साथ ही बिहार के राजनीतिक विश्लेषण में शामिल होना चाहते हैं, तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब जो भी जानकारी ग्राउंड से आएगी मैं उसका विश्लेषण आप तक पहुंचाऊंगी। साथ ही कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर दें, अपनी राय ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आपके क्षेत्र में क्या चल रहा है या फिर बिहार विधानसभा चुनाव पर आप क्या समझ रखते हैं। जुड़े रहे ब्रह्मास्त्र के साथ। जय श्री राम।